नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 16 अक्टूबर 2021 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, इसी के साथ साथ पीआईबी और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभागों से संबंधित समाचारों के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको दिए जाते हैं। आज के अपने पहले प्रश्न को हम देखते हैं। भारत में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत का चयन कीजिए। पहला, राज्य निर्वाचन आयोग संबंधित राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ध्यान रखें, जब राज्य विधानसभाओं की बात करते हैं तो इसके लिए उत्तरदायी भारत का निर्वाचन आयोग है, न कि राज्य के निर्वाचन आयोग। इसीलिए पहला पॉइंट आपका गलत हो जाता है। दूसरा, अनिवासी भारतीयों को संबंधित भारतीय दूतावासों में संसदीय चुनाव में मतदान करने की अनुमति है। अनिवासी भारतीयों के मतदान करने की अगर हम बात करें तो यह सुविधा 2011 में प्रमुख रूप से शुरू की गई और उन्हें स्वयं रूप में भारत में उपस्थित होकर अपने पासपोर्ट के आधार पर उनकी एक आइडेंटिटी वहां पर सिद्ध की जाती है और वो मतदान कर सकते हैं जहां पर भी उनके आवास का पता उनके पासपोर्ट में दर्ज होता है। तो इस आधार पर वो मतदान कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट गलत है। तीसरा, भारत में केवल सेवा मतदाताओं के लिए ई वोटिंग की अनुमति है। ध्यान रखें, भारत में अभी ई वोटिंग के संबंध में चर्चाएं चल रही हैं और इसका एक प्रयोग अगर हम देखें तो वो भी किया जा रहा है, लेकिन भारत में ई वोटिंग की व्यवस्था नहीं है। जब हम भारत में सर्विस वोटर्स की बात करते हैं, सेवा मतदाताओं की, तो इसमें तीनों सेनाओं के जो भी व्यक्ति हैं वो लोग शामिल हैं। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें बीआरओ की, सीआरपीएफ की बात करें, आईटीबीपी की बात करें, आसाम राइफल्स की बात करें, तो इस तरह के जो भी सुरक्षा बल हैं वो भी यहाँ पर सर्विस वोटर के रूप में माने जाते हैं, लेकिन ई वोटिंग की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर आप ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो बैलेट पेपर होता है उसके आधार पर मतदान करने की व्यवस्था है, न कि ई वोटिंग या किसी ऐप के आधार पर वोटिंग करने की जो व्यवस्था हो सकती है वो अभी नहीं है। इसीलिए तीसरा पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाता है। तीनों गलत है। आंसर आपका डी, उपयुक्त सभी गलत हैं। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि वर्तमान में तेलंगाना में अगर हम देखें तो वहां के राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ई वोटिंग जो एक ऐप के बेस पर की जाएगी, उसके बारे में आने वाले 20 अक्टूबर को एक प्रयोग किया जा रहा है। इसी संबंध में भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत के द्वारा चिंताएं व्यक्त की गई हैं कि ई वोटिंग को लेकर जो समस्याएं हैं वो एक तरह से ध्यान देनी होगी अगर इस तरह की व्यवस्था को हम आगे लागू करते हैं। हम अपने दूसरे प्रश्न को देखते हैं। क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस डिजीज निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो ध्यान रखें, यह जीवाणु से एक तरह से होने वाली बीमारी है। अगर हम क्षय रोग की बात करें या टीबी की बात करें तो यह मनुष्यों में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा फैलती है। इसीलिए इसका आंसर है सी, जीवाणु। यहाँ पर यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है जिसके माध्यम से ये कहा गया है कि अगर हम वैश्विक स्तर पर टीबी के माध्यम से होने वाली मृत्यु की बात करें तो 2020 में यह आंकड़ा 2019 की तुलना में ज़्यादा था और बड़ी संख्या में जो टीबी से ग्रसित व्यक्ति थे उनका किसी भी तरह से इलाज हो पाना या उनको पहचानना कि वो बीमारी है, इस तरह की जो सुविधाएं हैं उसमें काफ़ी कमी हुई और ये एक बड़ा कारण है कि 2020 में टीबी से ज़्यादा मरीजों की मृत्यु हुई। और इसका बड़ा कारण कोविड-19 के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं पर जो प्रभाव पड़ा और टीबी के जो मरीज थे उनको सुविधाएं सही से नहीं मिल पाई, वो एक प्रमुख कारण के रूप में माना गया है। हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगर थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है तो उबेर कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ध्यान रखें, थॉमस कप और उबेर कप दोनों ही बैडमिंटन से संबंधित हैं। अगर हम थॉमस कप की बात करें तो यह पुरुषों के स्तर पर वैश्विक स्तर की बैडमिंटन की प्रतियोगिता होती है जो अलग अलग देशों के बीच में आयोजित की जाती है। उबेर कप की बात करें तो ये महिलाओं के संबंध में है। सुदीरमन कप की अगर हम बात करें तो ये बैडमिंटन से ही संबंधित है, लेकिन मिश्रित युगल की एक तरह से ये वैश्विक स्तर की प्रतियोगिता होती है जिसमें अलग अलग देश भाग लेते हैं। यहाँ पर यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि वर्तमान में अगर हम थॉमस कप की बात करें तो क्वार्टर फाइनल में भारत डेनमार्क से हार गया है और अगर हम महिलाओं के उबेर कप की बात करें तो वहां पर भी हम जापान से हार चुके हैं। हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय ने टीएन गोदावरमन तिरुमलपाद बनाम भारत संघ और अन्य 1996 मामले में स्वामित्व, मान्यता और वर्गीकरण से परे वन को उन सभी क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया है जो किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज हैं। तो ध्यान रखें, वन की परिभाषा के रूप में ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है ये आधिकारिक रूप में माना जाता है कि किस क्षेत्र को वन माना जाएगा। पहला पॉइंट सही है। दूसरा, ये अधिनियम राज्य सरकार और अन्य प्राधिकरणों को केंद्र सरकार की अनुमति के बिना पहले निर्णय लेने से प्रतिबंधित करता है। यानी कोई वन का क्षेत्र है और उसे गैर वन में अगर उपयोग करना है तो केंद्र सरकार से एक तरह से अनुमति लेने के बाद ही हो सकता है। दूसरा यहाँ पर सही है। तीसरा, वन संरक्षण अधिनियम केंद्र सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने का पूर्ण अधिकार देता है।
यानी इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी व्यवस्थाएं हैं जो वन संरक्षण के लिए आवश्यक हैं, वो करने के लिए केंद्र सरकार को पूर्ण अधिकार इस अधिनियम के माध्यम से प्राप्त होते हैं और वो उसको उपयोग कर सकती है। क्योंकि तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसीलिए आंसर है आपका यहाँ पर डी। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि इस आर्टिकल के माध्यम से यह बताया गया है कि 1980 का जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है उसमें भारत सरकार के द्वारा कुछ प्रमुख परिवर्तन किए जा रहे हैं। इसका प्रभाव भारत में पर्यावरण संरक्षण को लेकर किस तरह से होगा, इसी संबंध में आर्टिकल में प्रमुख रूप से चर्चा है। डेली क्विज के अपने दूसरे भाग में हम आते हैं, जहां पर हम विगत वर्ष में यूपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं। आज हम 2019 में पूछे गए प्रश्न को दे रहे हैं। प्रश्न को देखते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। ये गलत स्टेटमेंट है, उच्च न्यायालय इस तरह का अधिकार रखते हैं। बी स्टेटमेंट देखते हैं, भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। देखिए ये जो किसी भी है इसीलिए गलत है। कोई भी संशोधन अगर आधारभूत जो हमारे संविधान की भावना है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर उसके विपरीत जाता है तो उस पर एक तरह से उच्चतम न्यायालय प्रश्न उठा सकता है। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, दोनों गलत है, इसीलिए आंसर आपका डी, ना तो एक ना ही दो। डेली क्विज के अपने तीसरे भाग में हम आते हैं, जहां पर हम आज के तथ्य की चर्चा करेंगे और इसमें हम वैश्विक भूख सूचकांक के ऊपर यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स के रूप में प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। अगर हम इस सूचकांक की बात करें तो यह वैश्विक स्तर पर भुखमरी की स्थिति को दिखाता है, यानी किसी भी देश पर जो भी एक तरह से भोजन की आवश्यकता है वो कितने स्तर पर पूर्ण हो पा रही है, इसके संबंध में प्रमुख रूप से इस सूचकांक के माध्यम से अलग अलग देशों को रैंक दी जाती है। अगर हम इस सूचकांक को देखें तो दो एनजीओ हैं, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्थ, इनके द्वारा मिलकर यह सूचकांक जारी किया जाता है। अगर हम इस सूचकांक की बात करें तो प्रमुख रूप से इस सूचकांक निकालने के लिए यहाँ पर तीन प्रमुख पैमाने उपयोग किए जाते हैं। पहला है बाल मृत्यु, दूसरा यहाँ पर लिया जाता है अपर्याप्त भोजन आपूर्ति, तीसरा प्रमुख कारण लिया जाता है बाल कुपोषण, जिसमें दो भाग शामिल होते हैं। यानी पहला कि जो भी एक तरह से बच्चे की लंबाई है उसके अनुसार उसका वजन अगर कम रहता है, जिसको हम बोलते हैं वेस्टिंग। दूसरा होता है स्टंटिंग, यानी जो भी बच्चे की उम्र है उसके अनुसार उसकी लंबाई का कम होना। तो लंबाई के अनुसार वजन और उम्र के अनुसार जो लंबाई है, अगर वो बच्चे की नहीं है तो उसे माना जाता है कि वो कुपोषण से ग्रसित है। यहाँ पर अगर हम देखें तो तीन प्रमुख कारक हैं, जिसमें अगर हम संकेतक देखें तो चार लिए गए हैं। तो तीन कारक हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। जहां तक कारक की बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो चार प्रमुख इंडिकेटर्स या संकेतक या कारक हैं जिनके आधार पर भुखमरी की जो सूचकांक है वो किसी देश के लिए निर्धारित किया जाता है। इस सूचकांक को अगर हम देखें तो इसमें जो मूल्य होता है वो 0 से लेकर 100 के बीच में दिया जाता है। जिस देश का मूल्य 100 है मतलब वहां पर भुखमरी की स्थिति बिल्कुल नहीं है। जहां पर मूल्य 100 आता है किसी देश के लिए मतलब वहां पर भुखमरी की स्थिति सर्वोच्च स्तर पर है। यानी इस सूचकांक में जितना कम मूल्य होगा वहां पर भुखमरी की स्थिति उतनी ही कम होगी। इसी आधार पर अगर हम देखें तो वैश्विक भूख सूचकांक के 5 यहाँ पर मापक बनाए जाते हैं। पहला कहलाता है कि किसी भी देश में भुखमरी की स्थिति बहुत कम है अगर वहां पर भुखमरी सूचकांक का जो मान है वो 9.9 या उससे भी एक तरह से नीचे हो। किसी भी देश में भुखमरी की स्थिति मध्यम मानी जाती है अगर मान 10 से लेकर 19.9 के बीच में होता है। किसी भी देश में भुखमरी की स्थिति गंभीर हो जाती है अगर यही मान 20 से लेकर 34.9 के बीच में माना जाए। और चिंताजनक या अलार्मिंग स्थिति मान ली जाती है यदि वैश्विक भूख सूचकांक में मान 35 से लेकर 49.9 के बीच में रहता है तो ये चिंताजनक स्थिति एक तरह से मानी जाती है। यदि किसी देश में वैश्विक भूख सूचकांक 50 या उससे ज्यादा मूल्य का हो जाता है इसका मतलब है उस देश में भुखमरी की स्थिति अत्यधिक चिंताजनक है या एक्सट्रीमली अलार्मिंग एक तरह से स्थिति को मान लिया जाता है। यहाँ पर जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें अगर हम भारत की स्थिति देखें तो भारत की स्थिति वर्तमान में 101 है और कुल मिलाकर यहाँ पर हम देखें तो 116 देशों को रैंक दी गई है। इसी के साथ साथ आप ध्यान रखें कि प्रारंभ में जो 1 से 18 रैंक है वो किसी भी देश को नहीं दी गई है। 1 से 18 में कई देश शामिल है जो सभी बराबर रैंक के माने गए हैं, जिसमें बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, ब्राजील, चिली, चाइना शामिल है। 1 से 18 की अगर हम बात करें, अगर हम अपने पड़ोसी देशों में प्रमुख रूप से देखें तो नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान तीनों की स्थिति भारत से रैंक में अच्छी है। अगर हम 116 देशों में देखें तो केवल 15 देश ऐसे हैं जिनकी स्थिति भारत से खराब है, अन्यथा अन्य सभी देशों की तुलना में भारत में भुखमरी की स्थिति काफी खराब है।
वर्तमान में हमारी जो 101 रैंक है उसके आधार पर अगर हम देखें तो भारत को सीरियस कैटेगरी यानी एक तरह से अगर हम देखें तो इस सूचकांक में हमें गंभीर एक तरह से श्रेणी में डाला गया है। और अभी हमारे यहाँ जो भुखमरी की स्थिति है उसमें समस्याएं काफी हैं जिनको दूर करने की आवश्यकता है। ये हमारा 16 अक्टूबर 2021 का डेली क्विज था। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के डेली क्विज हम आपको इसी तरह से प्रस्तुत करते रहेंगे। बायजूस आईएएस हिंदी को आप बहुत पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।